महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र में ही ये मराठा धर्म क्या हुआ आपका विकसित हुआ। थोड़ा इतिहास जानते हैं कि कैसे मराठा साम्राज्य बना। मराठा साम्राज्य का जो संबंध है वो सिसोदिया वंश से है। सिसोदिया लोग कहां पर है आपका, राजस्थान। सिसोदिया का संबंध कहां से होता है, राजस्थान से। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1303 में चित्तौड़ पे, तो वहां से कुछ लोग आ गए जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करनी थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो सामना नहीं कर पा रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी की जिनको दास्ता स्वीकार नहीं करनी थी, अलाउद्दीन खिलजी के जिनको प्रभाव में नहीं रहना था, तो वो लोग वहां से पलायन कर गए। उन्होंने बोला हम कहीं और चल के अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन नहीं रहेंगे। तो सुजान सिंह और सज्जन सिंह ये दो लोग हैं जो वहां से राजस्थान से सिसोदिया वंश से कहां आ गए आपका, महाराष्ट्र आ गए। इन्हीं सुजान सिंह के वंशज हैं मालोजी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादा हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनके दादाजी पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग समझते हैं दादोजी कोंडदेव इनके दादा थे, वो इनके दादा नहीं है। इनके दादा कौन है, मालोजी। मालोजी के पुत्र थे शाहजी भोसले जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी हैं। ठीक है, इनके पिताजी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो पिताजी है इनके शाहजी भोसले जी की दो पत्नियां थी। एक पत्नी है जीजाबाई, जीजाबाई से पैदा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज। और दूसरी जो इनकी पत्नी थी तुकाबाई, उनके बेटे थे एकोजी राजे, राजे नहीं एकोजी राजे। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के एक सौतेले भाई भी थे, दूसरी मां से उत्पन्न थे। कौन है आपके, एकोजी राजे। ये छोटा सा एक ब्रीफ हुआ किसके बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में। आप सब जानते हैं कि जो परवरिश हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, वो सारी परवरिश उनकी मां जीजाबाई के द्वारा हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन में जो कुछ भी उनकी वीरता और अदम्य साहस है, वो माँ जीजाबाई का पालन पोषण। कहते माँ जीजाबाई ने इनको धार्मिक ग्रंथों को सुना करके, पढ़ा करके इनको बड़ा किया। इनके बचपन से ही वो इनको रामायण, महाभारत, भगवत गीता आदि का अध्ययन कराते हुए बढ़ाती रही। इसीलिए सनातन में बहुत विश्वास था। कहते हैं कि हिंदू साम्राज्य जब भारत में ये आक्रमणकारी आए, अरब आए, तुर्क आए, औरंगजेब तक बहुत देश में अत्याचार हुआ, विदेशियों का शासन रहा। ये आपका मुगल काल या दिल्ली सल्तनत एक मुस्लिम काल भारत में रहा। तो उस विदेशी शक्तियों से छुटकारा देने का काम, भारत को एकत्र करने का काम, जो एक फ्लैग के अंतर्गत, फ्लैग मतलब एक ध्वज के अधीन किसी ने किया, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। इन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा किया। और कहते हैं शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में संख्या बताई जाती है कि इतने लोग इनके राज्याभिषेक में मौजूद थे, जिन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, इस हिंदुत्व की बागडोर अब तुम्हारे हाथ में है। जिसको उन्होंने बखूबी संभाला है। वो लड़ते रहे, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेन किया, अपने पेशवाओं ने, उन्होंने लगातार संघर्ष किया विदेशी शक्तियों से लड़ने में, और भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास इन्होंने किया है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, शाहजी भोसले, इनकी दो पत्नियां थी जीजाबाई और तुकाबाई। आगे आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म 1627 में सिवनेरी के दुर्ग में हुआ, जो महाराष्ट्र में। 1630 भी आपको कई बार लिखा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक परीक्षा में 1627 और 30 दोनों विकल्प आ जाए। आए भी, अगर ऐसा होगा नहीं, आए तो भी 1627 ही माने। ठीक है, दोनों इनके जन्म वर्ष मान्य हैं। इनके संरक्षक बने दादोजी कोंडदेव। ये इनके दादा नहीं है, ये इनके दादा नहीं है, दादाजी कोंडदेव ये इनके क्यूरेटर, संरक्षक बनाया जाता था। जैसे इनके पिता थे, इनके पिता थे शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले एक समय पर मुगल दरबार से भी जुड़े रहे। मुगल दरबार की वजह से उनको दक्षिण में कुछ जागीरें मिली। तो उन्हीं जागीरों पर किस बच्चे का हक था, इकोजी राजे और आपका छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। तो बच्चे को जब जागीर दी जाती थी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को 9 वर्ष की अवस्था में एक जागीर मिली, बच्चे को दी जाती है, पहले तुम जागीर को ऑपरेट करो, समझे ये।
प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को समझ पाए, कैसे चलता है काम, कैसे करना होता है, तो उसके लिए जागीर देते थे। लेकिन छोटे बच्चे को जब जागीर दी जाती तो साथ में एक संरक्षक भी रखा जाता, क्योंकि छोटे बच्चे के डिसीजन में वो हेल्प करे, उसको समझाए, सारी चीजों का ज्ञान उसको दे, नॉलेज दे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मिलिट्री पावर्स के बारे में। ऐसे थे आपका दादोजी कोंडदेव। जो इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ली है वो अपनी माँ से, और गुरु कौन है? रामदास है। रामदास भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले प्रमुख संत, यानी इनके समय पर भक्ति आंदोलन नॉर्थ में चला है। आप देखते होंगे भक्ति आंदोलन के लोग हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में भक्ति हुई, सूरदास ने भक्ति की है, कबीरदास जी की भक्ति को आप देखेंगे, तुलसीदास जी की भक्ति को आप देखो, भगवान राम की भक्ति है। तो ये जो काल था जिसमें भगवान के नाम से बहुत सारे कवि और लेखकों ने रचनाएं की, उसको हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले प्रमुख संत थे रामदास, संत तुकाराम, एकनाथ और वामन पंडित। इन चारों ने दक्षिण में चलाया है भक्ति आंदोलन को, जिसका एक प्रभाव छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन पर देखने को मिलता है कि वह भी इसमें रुचि रखते थे। ठीक है भैया, एक बच्चे ने पूछा है बहुत शानदार कि ये कटप्पा की तरह थे क्या आपका दादोजी कोंडदेव? हाँ, ऐसे समझ सकते हो, संरक्षक मतलब कवटप्पा। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की यूं तो कई पत्नियां हैं, लेकिन 3 पत्नियां आप लोगों को याद रख लेनी है। इनकी 8 पत्नियों में से प्रमुख, बहुत सी जगह इनकी 13 पत्नियों का वर्णन मिलता है, कई जगह 9 पत्नियां बताई गई हैं। 8 पत्नी के बारे में सबसे ज्यादा पता चलता है कि इनकी 8 पत्नियां थी, जिनमें से 3 प्रमुख हैं साईबाई। साईबाई के पुत्र हैं संभाजी, यानी पिता तो कौन हुए? छत्रपति शिवाजी महाराज। संभाजी महाराज जी को इसलिए याद रखना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद में गद्दी पर कौन आएंगे? संभाजी महाराज। सोयराबाई इनकी दूसरी पत्नी है, जिनसे भी एक बेटा होगा राजा राम, आगे चल के मैं बताऊंगा। और तीसरी पत्नी उनकी पुतली बाई। ये 3 प्रमुख पत्नियां इनकी याद रखेंगे आप लोग। आगे आएंगे। अब बात होती है छत्रपति शिवाजी महाराज जी बड़े होते हैं। बड़े होते हैं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है उनकी, ये तो राज्याभिषेक उनका अंत का है, बीच की घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार सन 1674 में हुआ। कहां पर? रायगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। यही इनकी क्या थी, इन्होंने इसको राजधानी भी बनाया। रायगढ़ को ही इन्होंने क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया। 2 बार राज्याभिषेकों में, एक तो गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक कराया वैदिक विधि से, जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उस विधि का पालन करके कराया। निश्चलपुरी गोस्वामी ने जादू टोने वाला, यानी कि तांत्रिक विधि वाला इनको राज्याभिषेक कराया। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रमुख अभियानों में अगर हम बात करते हैं, प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं? अब यहां पर देखना, इन्होंने रोहिदेश्वर दुर्ग पर सबसे पहले नियंत्रण किया। कौन सा दुर्ग? रोहिदेश्वर दुर्ग। ये सब महाराष्ट्र के दुर्ग रहेंगे। कभी पूछा भी जाए कि रोहितेश्वर दुर्ग कहाँ है, बहुत प्रश्न भी पूछा जाता है। महाराष्ट्र में है। कहां पर था? पुणे में। और ये आदिल शाह के नेतृत्व में था। तो आदिल शाह से इन्होंने इसको ले लिया। दरअसल में इन्होंने पहले डिमांड की आदिल शाह से कि ये दुर्ग मुझे दे दो, ये किला मैं अपने अधीन रखूंगा, लेकिन उसने कहा नहीं, किला तुमको नहीं देंगे। और फिर बाद में इन्होंने आदिल शाह के ही मंत्रियों को खरीद लिया कूटनीति से। तो उसने जब अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या इस तरह का डिसीजन हमको करना चाहिए, तो उन सब ने कहा हाँ, ये किला हमको दे देना चाहिए। तो आदिल शाह से पहले उन्होंने ये रोहिदेश्वर दुर्ग को लिया है। रोहिदेश्वर दुर्ग के बाद में, तुरंत बाद में, रोहिदेश्वर दुर्ग के तुरंत बाद में तोरण का किला, ये 1646 की घटनाएं हैं दोनों। 1646 में तोरण का किला अपने अधीन किया। मुगलों का नेतृत्व हुआ था करता था, मुगलों का नियंत्रण हुआ करता था इस किले पर इनायत खां पर। क्या बोलेंगे? इनायत खां पर। तो इनायत खां से इन्होंने क्या कर लिया? इस किले को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1647 में सिंहगढ़ का किला जीता, यानी किले जीतते जा रहे हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं। रायगढ़ को राजधानी बनाया 1656 में। 1659 में प्रतापगढ़ का किला जीता। किरसनजी भास्कर को अफजल खां ने शिवाजी के पास दूत बनाकर भेजा। 1659 में अफजल खां की हत्या शिवाजी ने कर दी। ये इंपॉर्टेंट ईयर है, कहानी को समझे।
मैंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज जी जन्म हुआ 1627 या 1630, तो 9 वर्ष की अवस्था में जागीर मिलती है और 16 वर्ष की अवस्था में अपने विजय अभियानों को, अगर 1627 सही माने तो 19 वर्ष की अवस्था में अपने विजय अभियान शुरू करते हैं। सबसे पहले रोहिदेश्वर दुर्ग, तोरण का किला उन्होंने जीता, फिर सिंहगढ़ का किला उसी के बराबर में किला था, उसको अपने अधीन कर लिया, रायगढ़ को अपनी कैपिटल बना लिया। तो शिवाजी की जब पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इन्हीं के पड़ोसी है, इन्हीं के पड़ोस में है आपका शासक। आप लोग जानोगे जब मैं आपको बहमनी साम्राज्य पढ़ाऊंगा या दक्षिण के राजवंश आपको पढ़ाऊंगा, तो इनके पड़ोस में हैदराबाद भी एक पनपा था। हैदराबाद चिंकलिज खां के द्वारा जो स्थापित किया गया। अवध इन्हीं के समय पर विकसित हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला, मैंने बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला 1722 के आसपास, यानी कि मैं बात करूं छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के लगभग 40-45 साल बाद में ये छोटे छोटे राजवंश उदय में आए थे। लेकिन इनका जो पड़ोसी है अफजल खान, अफजल खान दरअसल में एक सैन्य कमांडर है आदिल शाह का। और आदिल शाह को जैसे ही पता चलता है कि शिवाजी महाराज मेरा अपोनेंट या प्रतिद्वंदी कल बन सकता है, तो वो अपने सैन्य कमांडर अफजल खान से कहता है कि जाके शिवाजी का कुछ इंतजाम करो। भैया जागीर क्या होता था? जागीर बच्चा कुछ गांवों को मिला के कहते थे। उसमें क्या होता था कि जागीर जो होती थी, जैसे मैंने बता दी 100 गांवों की एक जागीर, तो 100 गांव इनके अधीन रहते थे कि यहाँ पर जो भी टैक्स आएगा उसको वसूलने का काम ये प्रमुख व्यक्ति करेगा। तो जागीर गांवों को कहते हैं बहुत सारे। आयशा खान, बहुत धन्यवाद बच्चों। क्या बोलोगे? किरसन जी भास्कर को अफजल खान ने पहले भेजा, किरसन जी भास्कर जाओ बात करके आओ, लेकिन बहुत इसको डांटा गया, डपटा गया किरसन जी भास्कर को। अफजल खान समझ गए छत्रपति शिवाजी महाराज अब संधि नहीं करेंगे इससे, ना इसकी बात सुनेंगे। तो इसने प्रस्ताव भेजा कि अकेले अकेले मिलेंगे, बिना हथियार के मिलेंगे। आप लोगों ने शायद छोटी कक्षाओं में सुनी हो कहानी। एक मीटिंग करनी है। अफजल खान 6.5 फीट का आदमी था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी हाइट में छोटे हैं, और हाइट से छोटे होने से कुछ नहीं होता। ये बात भी जिनकी हाइट छोटी है वो याद कर लें। तो मीटिंग हुई दोनों की, बैठे थे। अब वो अफजल खान तो प्लानिंग से आया। अफजल खान ने क्या काम किया? अफजल खान अपने चाकू लेके आया छुपा के, बिना हथियार के मिलने की बात थी। अफजल खान ने चाकू मारा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैकेट पहन के आए थे, जिसको चाकू क्या, तीर क्या, तलवार क्या, दिक्कत ही ना हो। और वो यहाँ पहन के रखते थे आपका एक सिंह नख, यानी शेर के नाखूनों का बना हुआ था हाथ में, पंच जैसा, ऐसे पहना उंगलियों में, और ऐसे अफजल खां के मारा। यहाँ किडनी निकाल ली अफजल खां की, ऐसे समझो तुम। और अफजल खां तो ढेर हो गया एकदम से, और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब खबरें पहुंच गई कहां पर? 1659 में शासक कौन है मुगलों का, जरा बताएंगे? आप लोग समझ सकते हैं 1658 सामूगढ़, मैंने आपको बताया, धर्मट देवराई का युद्ध, औरंगजेब उत्तर में जीत चुका था। दक्षिण से औरंगजेब गया ही था, क्योंकि दक्षिण में वो सूबेदार था, शाहजहां ने उसको दक्षिण में सूबेदार बनाया था। तो जैसे ही वो गद्दी पे बैठ रहा है, तो खबरें इधर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बढ़ रही हैं। खबरें बढ़ती रही, छत्रपति शिवाजी महाराज जी चर्चा में आते रहे, किले पर किले वो जीतते रहे। 1664 को सबसे बड़ी दिक्कत मुगलों को होती है कि मुगलों का बंदरगाह था, क्योंकि इस समय मुझे बताएंगे 1664 में अंग्रेज आ चुके थे या नहीं। तो सूरत में अंग्रेज और पुर्तगाली व्यापार करते थे, और मुगलों के संरक्षण में वो लोग व्यापार करते थे, मुगलों को पैसा देते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यहां से जाकर के सूरत बंदरगाह को लूट लिया, जो सीधा एक तमाचा लगा मुगल प्रशासन पर कि ये अंग्रेज और पुर्तगाली क्या कहेंगे। तो 2 बार लूटेंगे, 1670 में भी फिर दोबारा से कहेंगे। अब यहाँ कान खड़े होते हैं मुगल प्रशासन के, और औरंगजेब ने शाइस्ता खां को, जो औरंगजेब का मामा है, अपने मामा जी से बोला, मामा जी किसी और पर भरोसा नहीं है, अफजल खान को मार दिया है, मामा जी तुम ही जाओ। अब मामा जी को भेजा क्या, दक्षिण का सूबेदार यानी कि सेना का कमांडर बना के भेजा, और बाद में नाराज होकर बंगाल का सूबेदार बनाया। तो नाराजगी क्या हुई जी? शाइस्ता खां ने कहा कि हम देखेंगे
और औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पहाड़ी चूहा कहता था। उसने कहा ये तो पहाड़ी चूहे हैं, कहीं से भी चुपचाप छुप के वार कर देते हैं। गुरिल्ला नीति का इस्तेमाल, गुरिल्ला नीति मतलब छुप करके वार करना, कूटनीति से वार करना, तो ये कहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अच्छा हमको पहाड़ी चूहा कहता है, भेजो जरा अपने मामा को। मामा आया सेना वेना लेके, मामा ने शिविर लगा रखे हैं, टेंट वेंट लगा रखे थे मामा ने मजबूत तरीके से कि कल छत्रपति शिवाजी महाराज जी से लड़ेंगे, युद्ध करेंगे कोंढाणा। लेकिन रात को छत्रपति शिवाजी महाराज जी आ गए, बोले तुमको आने की जरूरत नहीं है, मैं ही आ जाता हूँ। जो वहां शिविर में तलवार चली है, साइस्ता खा की कान कट गई, नाक कट गया, भागा बेचारा। औरंगजेब से कह रहा तू पागल है, कहाँ भेज दिया। औरंगजेब को भी गुस्सा आया कि मामा तुझे जिम्मेदारी दी थी, तू एक काम कर, तू बंगाल जा, तेरा कोई काम नहीं है साउथ में, खुद भी मरेगा हमको मरवाएगा। 1665 में पुरंदर की संधि हुई, यानी कि मुगलों ने बहुत प्रयास किए और यहाँ पर मिर्जा जयसिंह को मिलाकर के एक संधि हो ही गई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बहुत बड़ी सेना के द्वारा घेर लिया गया। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सरेंडर करना ही सही समझा। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी से कहा 5 लाख हूण वार्षिक देने होंगे। हूण एक करेंसी थी, ठीक है, करेंसी थी कि 5 लाख हूण दोगे हर साल के। और 35 किले थे उस समय पर जो इन्होंने जीत लिए थे, इसमें से 23 किले दे दिए। 35 में से 23 किले मुगलों ने ले लिए कि इनसे जो टैक्स आएगा वो हम रखेंगे, तुम नहीं रखोगे। यानी कितने किले बचे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास? सिर्फ 12 किले। और सफर ऐसे शुरू नहीं होगा, 12 से 300 किलो जीते हैं इन्होंने, 12 के बाद में 300 किले इन्होंने जीते भी। संभाजी को 5000 का मनसब बनाया और मुगलों ने एक शर्त तय की। संभाजी कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे हैं। 5000 का मनसब, मनसब प्रथा आप जानते ही हैं कि सेना में एक पद दिया और कहा कि संभाजी जो है अब मुगलों के लिए सेवा करेंगे, इनकी जो सेवा रहेगी, निष्ठा रहेगी, वो मुगलों के प्रति रहेंगे, ये हमारी नजरों में यहां रहेंगे और तुम वहां रहो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यहाँ घेरा गया, ठीक है, और साथ में एक प्रॉमिस लिया गया इनसे। छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि में किसके खिलाफ सहयोग की बात की गई थी? बीजापुर, क्योंकि दक्षिण में बीजापुर जो कर्नाटक है, कर्नाटक जो था, कर्नाटक के लोग भी विरोधी थे किसके? मुगलों के। जो बीजापुर के लोग थे वो मुगलों के विरोधी थे और यहाँ इधर मराठा साम्राज्य था, तो मुगल सीधे जाकर के वहां नहीं लड़ सकते थे। इसीलिए इन्होंने मुगलों ने आपका मराठाओं से कहा कि अगर कभी भविष्य में हमारा बीजापुर से संघर्ष होता है तो तुम उसमें हमारा साथ दोगे। इनका ठीक है, साथ देंगे। सर जी तानाजी कौन है? बेटा आएंगे अभी तानाजी, ये देखो आपने नाम लिया और आ गए। 1670 में जो सिंगड़ किला अधीन कर लिया था मुगलों ने अपने, उस सिंगल किले को फिर से इन्होंने जीता और सूरत को फिर से लूटा 1670 में। अगर पूछे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सूरत को कब लूटा तो हमारा आंसर आएगा 1600। लेकिन पूछ ले पुनः कब लूटा, फिर से कब लूटा, तो फिर से क्यों लूटा इनको? आपका क्या बोलेंगे? फिर से लूटा 1670 में। सिंगड़ किले का ही पुराना नाम कोंढाणा था। इस अभियान को छत्रपति शिवाजी के मुख्य लोग तानाजी मालसुरे और उनके भाई सूर्याजी मालसुरे ने कहा। तानाजी मूवी शायद आपने देखी होगी, बहुत बच्चा इसीलिए पूछता भी है। तानाजी एक सैन्य कमांडर थे, बहुत विश्वसनीय थे मराठा साम्राज्य के और विशेषतः छत्रपति शिवाजी महाराज जी के। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने छत्रपति की उपाधि तो बहुत बाद में धारण की। छत्रपति का मतलब होता है कि एक ऐसा छत्र जिसको अन्य उनके पड़ोसी सब लोग स्वीकारें और उनको नेतृत्व दे दे, लीडरशिप दे दे, जी आप आगे चलिए। समझे मोहित? 1674 में यहां पर राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की और साथ में हिंदुओं के सरदार बने तो हैंदव कहा गया। कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी से लोगों को इतनी उम्मीद थी कि सब लोग, सारे हिंदू लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए इनके सामने कि तुम हमारे लीडर हो, तुम हमारा नेतृत्व करोगे।
छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी बच्चे जो नेवी है, नौसेना है, उसको भी विकसित किया था। इसीलिए शिवाजी महाराज जी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। और इनको जो लीड करते थे इनकी नेवी को, वो दरिया सारंग नामक एक व्यक्ति था, वह लीड करता था। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा लगाए गए टैक्स कौन कौन से थे? तो क्या बोलेंगे? चौथ कर। इसका मतलब था कि भाई जो तुम प्रोडक्शन करते हो उसका 1/4 यानी कि 25% मराठा प्रशासन को दो, क्योंकि तुम सब लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और साथ में जो उनकी पर्सनल इनकम होती थी उसका 1/10 यानी कि 10%। ये क्या होता था? सरदेशमुखी। एमटीएस में दोनों बार पूछा गया, इस बार सीएचएसएल में पूछा गया कि मराठा शासन द्वारा 25% कर कौन सा लिया जाता था? तो 25% मतलब 1/4, चौथ है। और सरदेशमुखी क्या है? 1/10। समझे इस बात को? राज्याभिषेक में उपाधि की हमारे छत्र के, हम किसके छत्र के अधीन है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी के। तुम हमारा आश्रय हो, तुम्हारा आसरा है, हिंदू धर्म को तुम लीड करोगे। जो पतन हो रहा है, जो विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं, इनसे लड़ने का जो नेतृत्व है, जो संघर्ष है, उसका नेतृत्व तुम करोगे। इसीलिए हम तुम्हारे छत्र के अधीन और तुम हमारे छत्रपति हो। और छत्रपति किस बात के? क्योंकि हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए हैंदव है। ठीक है। तो दोनों टैक्स से आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मराठा साम्राज्य में यहां से बनते हैं आज के छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अष्टमंडल। घोट के पीना होगा। अष्टमंडल का मतलब था कि इन्होंने 8 प्रमुख मंत्रियों की एक कमेटी बनाई। जो लोग 8 लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सबसे करीब थे। लोग क्या, पद की बात करेंगे, पोस्ट की बात थी। पोस्ट तो लीड करना क्या होता? लीड बच्चे नेतृत्व को बोलते हैं, लीडर, नेता। छोटी सी बात नहीं जानते। ठीक है। तो शिवाजी का जो अष्टमंडल था उसमें आपका पेशवा सबसे प्रमुख पद था। पेशवा, इसको आप पीएम समझ सकते हो, सबसे प्रमुख पद था। सरे नौबत इन सेना का सेनापति था। ममुआदार अमात्य था। और बच्चे जो आपकी आज की पीडीएफ है ना, वो थोड़ी आपको लेट मिलेगी, क्योंकि जो वाक्यान्वीस, सुरूनवीस, क्या बोलोगे? ममुआदार अमात्य मंत्री को कहते हैं। वाक्यान्वीस गुप्तचर विभाग, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, जासूस थे इनके अपने। सुरूनवीस आपका पत्राचार, जो अन्य अन्य पड़ोसी राज्यों से संबंध या आपका जो भी कम्युनिकेशन होता था उसको देखता था। दबीर ये विदेश मंत्री था। ठीक है। यानी कि अन्य देशों के साथ में भी संबंध बनाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, इस पद से पता चलता है। पंडित राव जो दान और धार्मिक कार्य को देखता था। और 8वां था इनके यहाँ न्यायाधीश। 8वां था न्यायाधीश। तो अष्ट छाप पूछे आपसे या बोले अष्टमंडल, इसी को हम क्या बोलते हैं? अष्ट छाप बोलते हैं। कभी पूछे अष्ट छाप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो क्या बोलोगे? छत्रपति के द्वारा किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा किया गया। दक्षिण से नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सरे नौबत सेनापति, ममुआदार आमात्य यानी कि मंत्री, मिनिस्टर थे इनके। वाक्यान्वीस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट देखता था। करस्पॉन्डेंस कौन? सुरूनवीस। और आपका फॉरेन मिनिस्ट्री कौन देखता था? आपका सुगंत लिखा हुआ, सॉरी ये मैंने देखा नहीं, सुमंत होगा, सुमंत होगा। सदर पंडित राव को कहते थे। और न्यायाधीश। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये कार्यकाल रहा। मैंने कहा कि उनके 35 में से 23 किले मुगलों ने ले लिए, लेकिन उन्होंने अपने किले वापस जीते थे सारे, और लगभग 300 किलों पर अधिकार किया। एवं जो समुद्र तट था, पश्चिमी और पूर्वी तट कहते, वह आपका छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अधीन लगभग रहा। और अधीन रहा तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक स्वाभाविक मौत हुई 1680 में, 1680 में। आप सब लोग जानते हैं, मिर्जा जयसिंह से जब उन्होंने पुरंदर की संधि की थी, तो औरंगजेब के माध्यम से वह संधि हुई। तो औरंगजेब ने उनको कैद भी कर लिया था, जिसमें वो मिठाई के टोकरे से होकर के, आगरा के किले में उस समय वो कैद थे, तो मिठाई के टोकरे में होकर के वो बाहर निकल गए थे। ठीक है। ये बात छोटा सा किस्सा है, ये सब शायद हम सुनते आते हैं, नहीं सुना होगा तो कोई बात भी नहीं है, उसका इतना महत्व भी नहीं है।
छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए, ये प्रश्न पूछा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी क्या बोलेंगे? उनकी जो डेथ हुई है, छत्रपति महाराज की जो डेथ हुई है बच्चे, आपका छत्रपति की डेथ हुई है कब? आपका 1680 में। इनके बाद में इनके बेटे आए संभाजी महाराज। ये साईबाई के पुत्र थे। साईबाई पत्नी किसकी हैं? हम जानते हैं इस बात। अकबर को शरण दे दी संभाजी महाराज ने। अब आप कहेंगे अकबर यहां कहां से आ गया जी? अकबर तो 1605 में मर गया था। तो ये अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का बेटा है। किसका? औरंगजेब का बेटा है, औरंगजेब का पुत्र है। तो ये औरंगजेब के खिलाफ एक विद्रोह करता है, तो औरंगजेब इसको मारने के आदेश देता है। तो अकबर को पता चलता है कि भाई अभी मुझे पास जो जगह है बचने की, वो सिर्फ एक है कि मैं दक्षिण भाग जाऊं। और वो भाग करके आ जाता है कहां पर? संभाजी महाराज के हैं। संभाजी महाराज जो उस समय पर मुगलों के साथ जुड़े हुए थे, तो अंततः उन्होंने मुगलों का साथ छोड़ दिया और वो यहाँ लीड करने लग गए। और साथ में मुगलों का साथ तो छोड़ा, मुगलों का जो विरोधी है उसको जगह भी दे दी, जगह भी दे दी। और संभाजी महाराज जी ने बहुत अच्छी लीडरशिप की है 9 साल तक। अच्छी गुफाओं का निर्माण किया, सैन्य संचालन किया, विद्वान भी थे। बहुत कम उम्र में बहुत अधिक भाषाओं का ज्ञान इनको था। कहते हैं कि लगभग 13 भाषाओं का इनका ज्ञान था। इनकी रचनाओं में प्रमुख है बुद्ध भूषण और नक्सिक। नक्सिक की रचना संभाजी महाराज ने की। इनके सलाहकार थे कवि कलश। इन्होंने जो आपका औरंगाबाद, जिसको आज हम संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, वो पहले औरंगाबाद था। औरंगजेब ने उसका नाम किया था। तो औरंगाबाद का किला भी लूटा था इन्होंने और हुसैन अली को वहां पे हराया, जो एक मुगल प्रशासक था। अब होता क्या है, इन सारी घटनाओं से कौन है शासन पर इस समय? औरंगजेब। औरंगजेब को पता चला कि यार हमारे लोगों से छीन भी रहे, औरंगाबाद का किला भी जीत लिया है और हमारा जो बेटा है अकबर, हमारा विद्रोही है, उसको उसने शरण भी दे दी है। लेकिन औरंगजेब कोई क्लू नहीं ढूंढ पाया, कोई ऐसी चीज औरंगजेब नहीं ढूंढ पा रहा था कि जिसके दम पर वो उनको ढूंढ पाए। क्योंकि संभाजी महाराज एक जगह रुक ही नहीं रहे थे, लगातार अभियान चल रहे थे। 2-2 हजार के सैनिक टुकड़ियों में अलग अलग थे। कहते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी, उसका सबसे बेहतरीन लाभ संभाजी महाराज जी ने उठाया। संभाजी महाराज जी लगभग एक किले में 2000 सैनिकों के साथ रुके हुए थे, लेकिन इन्हीं के साले, संभाजी महाराज जी के साला है गनोजी सिरके, गनोजी सिरके ने गद्दारी कर दी और संभाजी महाराज जी का पता औरंगजेब की सेना को दे दिया और लगभग 30,000 सैनिकों ने घेर लिया। यहाँ पर इनको बंदी बना लिया गया और बंदी जब बनाया गया तो दबाव एक ही था कि आपको इस्लाम स्वीकार करना होगा। छत्रपति संभाजी महाराज जी कहते कि 40 दिन तक छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने पहले इनके नाखून उखड़वाए, फिर इनके बाल उखड़वाए। कहते फिर इनकी थोड़ी थोड़ी खाल उतारनी शुरू की, फिर रोज इनका एक अंग काटा जाने लगा। और संभाजी महाराज जी के बारे में कहते औरंगजेब रोज जाता सामने और कहता कि इस्लाम स्वीकार है या नहीं है। एक एक अंग कटाता रहा इनका, एक एक अंग, अंत में धड़ बचा। अंत में एक स्टेटमेंट आता औरंगजेब का। औरंगजेब के 4 बेटे थे। औरंगजेब ने यहाँ पर एक बात कही थी कि तुम ये स्वीकार करते हो या नहीं, तो तब भी इन्होंने कहा कि नहीं। कहा कि अंतिम अंग इनकी गर्दन धड़ से काट दी जाए, तो गर्दन काट दी गई संभाजी महाराज जी का। इसलिए उनका हिंदुत्व में बहुत प्रतीक है कि अपने धर्म के प्रति उनकी कितनी आस्था थी। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब ने एक स्टेटमेंट दिया कि संभाजी महाराज, मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो मैं पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लेता, पूरे हिंदुस्तान को। ऐसा स्टेटमेंट दिया, मतलब वह भी प्रभावित हुआ। तो दिक्कत, एक बच्चा कह रहा सर जी औरंगजेब कहां से आ गया? औरंगजेब तो पहले ही मर गया था। बेटा वर्ष तो देख लो, औरंगजेब 1707 में मरा, क्लास के शुरुआत में ही बताया है। इतने अल्पबुद्धि बच्चे कैसे हो सकते हो तुम? 1707 है, 1680 से 89 है। 1689 में क्या औरंगजेब नहीं है? मूर्ख बच्चे।
ठीक है, क्या समझेंगे? तो यहां पर ये 1689 में संभाजी के बेटे थे साहूजी ये, और संभाजी ने जो आपका अष्ट छाप था उसको समाप्त कर दिया था, 8 मंडल जो 8 मंत्री थे उसको। अब आते हैं तीसरे छत्रपति, थर्ड छत्रपति कौन? माता कौन है? सोयराबाई। यानी पिता कौन होंगे इनके, राजा राम के? राजा राम के पिता थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी मैंने बताया संभाजी की माताजी का क्या नाम था, संभाजी जो है उनकी माताजी का क्या नाम था? तो वो आपका साईबाई के पुत्र हैं, साईबाई के। राजा राम अब गद्दी पे आया, किसका बेटा है? सोयराबाई का, यानी इनकी दूसरी पत्नी का बेटा। एक पत्नी का बेटा पहले आ गया संभाजी महाराज, और अभी राजा राम। राजा राम की शादी हुई थी किससे? पत्नी है राजा राम की ताराबाई। राजधानी रायगढ़ से बदल के सतारा किसके समय पर की गई? किस छत्रपति के समय? राजा राम। राजा राम लगभग बीमार आदमी है, बहुत बीमार रहा है। जब गद्दी पे बैठा तब बीमार, और सन 1700 में जब मरा तो बीमारी की वजह से ही मरा। तो बीमारी की वजह से ही मरा। तो बीमारी की वजह से जैसे ही मरा तो राजा राम का बेटा है, क्या बोलोगे? चौथा छत्रपति कौन बनता है? शिवाजी द्वितीय, जिसके पिता कौन है? राजा राम। माता कौन रही होंगी जरा बताएंगे? राजा राम, और माता है इसकी ताराबाई। मैं आपसे एक संबंध पूछना चाहूंगा बच्चे, मुझे बताएं आप लोग कि ये जो शिवाजी द्वितीय है इसका छत्रपति शिवाजी महाराज जी से क्या संबंध है? क्या लगेगा ये उनका? तो आप कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बेटा ही तो है राजा राम। हाँ, और ये राजा राम का बेटा, यानी ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पोता है, छत्रपति का पोता है। तो चौथा छत्रपति बना। मुख्य छत्रपति कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। पोता आ गया है गद्दी पर सन 1700 में। मुझे बताओ कैद में कौन है? आप कहेंगे भैया गद्दी पर तो कौन थे? आपका संभाजी